हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में हमने भारत में समाज संरचना और परिवर्तन के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा की है, जिसमें हमने भारतीय समाज के पाठ्य परिदृश्य और भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमने देखा कि किस प्रकार गोविंद सदाशिव घुरिये, आर के मुखर्जी, लुई ड्यूमा भारतीय समाज के पाठ्य परिदृश्य के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत कर चुके हैं और उन विचारों से आपको अवगत कराया गया। साथ ही एम.एन. श्रीनिवास द्वारा, श्यामाचरण दुबे, के.एम. कापड़िया के द्वारा स्पष्ट किए गए सभी अपने परिदृश्यों के बारे में आपको विस्तार से बताया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज की संरचना और बनावट की यदि बात करें तो गांव, कस्बा, नगर क्या होता है, क्या इनकी परिभाषाएं हैं, क्या इनकी बनावट है, क्या इनकी विशेषताएं हैं और किस प्रकार से ये एक दूसरे से भिन्न है, इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया। और भारतीय समाज के कमज़ोर वर्गों पर भी हमने चर्चा की। भारतीय समाज के कमज़ोर वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति है, वे जातियां, वे पिछड़ी जातियां जिन्हें कि संवैधानिक रूप से अनुसूची में डाल दिया गया है ताकि उनको अलग से पहचाना जा सके और उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी पुनर्स्थापना के लिए प्रयास किए जा सके। इसी के साथ कुछ ऐसी जनजातियां जो कि दुर्गम स्थानों में निवास के कारण या अन्य कई ऐसे कारणों के परिणाम स्वरूप पिछड़ जाने के कारण मुख्य धारा के साथ जुड़ने में, विकसित होने में सफल नहीं हो सकी, ऐसी जनजातियों की भी एक अनुसूची तैयार की गई है। उस अनुसूची में जो जनजातियां आती हैं उन्हें भारत के कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत रखा गया है और उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे कारण ऐसे रहे हैं जिन्होंने भारतीय महिलाओं के विकास में बाधा उत्पन्न की है। हमारे वैदिक काल में, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समकक्ष थी, लेकिन कालांतर में महिलाओं की स्थिति निरंतर गिरती चली गई। उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी सामाजिक पारिवारिक परिस्थिति में निरंतर गिरावट होती चली गई और इसीलिए वे भारतीय समाज के कमज़ोर वर्ग में आने लगी। उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए जो भी प्रयास किए गए और उन प्रयासों से जो भी परिणाम प्राप्त हुए उसके बारे में भी इस यूनिट में चर्चा की गई। इसी प्रकार अल्पसंख्यक, जो भारतीय जनसंख्या के मुताबिक अल्पसंख्यक हैं, उनके उत्थान, उनके विकास के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उनके बारे में भी हम चर्चा इस पे कर चुके हैं। विस्तार से हम पूरा जब पढ़ाई करेंगे, जब चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक और संजातीय विविधताएं। भारतीय समाज एक ऐसा समाज है तो धार्मिक विविधताओं, सांस्कृतिक विविधताओं, क्षेत्रीय भाषाई विविधताओं का ही पुंज है। भारत में विविधताओं में एकता पाई जाती है, तो इसके बारे में भी विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। और जनसंख्या की रूपरेखा और उसकी विषय वस्तु भी हम पढ़ेंगे। जनसंख्या की क्या विशेषताएं हैं, भारत की जनसंख्या की किस प्रकार की उनकी रूपरेखा है, आयु की संरचना, शिक्षा की संरचना, लिंग संरचना आदि जितने भी आधार होते हैं जनसंख्या को समझने की, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और पिछली कक्षा में हमने भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाओं की भी बात की थी, जिसमें जाति व्यवस्था क्या होती है, परिवार किसे कहते हैं, हिंदू विवाह, इनकी अवधारणाएं और परिवर्तन पर चर्चा की। साथ ही नातेदारी व्यवस्था की अवधारणा, श्रेणी और व्यवहारों पर भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। जो आखिरी यूनिट है
वह है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। यह आप जानते हैं कि समाज परिवर्तनशील है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक इकाई, प्रत्येक घटना, सब कुछ परिवर्तनशील है। कुछ भी जड़ नहीं है, कुछ भी जड़ नहीं है। चाहे वह पहाड़ हो, चाहे वह मकान हो, चाहे वह फर्नीचर हो, चाहे वह वृक्ष हो, चाहे वह धरती हो, कुछ भी स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो फिर समाज भी परिवर्तनशील ही है, क्योंकि समाज तो बनता ही परिवर्तनशील मनुष्य से है। तो परिवर्तन की प्रक्रियाओं को हम पढ़ेंगे इस यूनिट में, और हम 5 प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। मैं आपको नीचे से शुरू करती हूँ। वैश्वीकरण। वैश्वीकरण आप 12वीं में पढ़ के आए हैं। भूमंडलीकरण भी कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, यानी कि समस्त विश्व को एक भूमंडल की तरह से, जब इनकी राजनीतिक सीमाएं समाप्त होकर, जब इनके अंदर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एकता पाई जाती है और एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जा सकता है। इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग कंसेप्ट हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण है आधुनिक विचारों का, आधुनिक वस्तुओं का, आधुनिक तथ्यों का अनुकरण करना, जो कि पश्चिमीकरण से थोड़ा भिन्न है। पश्चिमीकरण पश्चिमी संस्कृति का, पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण है। आधुनिकीकरण आधुनिकता का अनुकरण है। पश्चिमीकरण एक विशेष क्षेत्र की ओर, विशेष दिशा की ओर किया जाने वाला अनुकरण है, और यह पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है, किंतु आधुनिकीकरण सदैव सकारात्मक परिवर्तन होता है। इसी के साथ नगरीकरण। नगरीकरण भी गांवों से नगरों की ओर प्रस्थान करना या नगरों का गांवों की तरफ बढ़ जाना, दोनों ही परिस्थितियां नगरीकरण करती हैं। नगरीकरण है किसी भी एक स्थान का नगरीय सुविधाओं से युक्त हो जाना। नगरीय सुविधाएं जिसमें कि आवास है, पक्का आवास है, गैर कृषि व्यवसाय हैं, आधुनिक संचार के और यातायात के साधन हैं, शिक्षा की सुविधा है, शिक्षा के और व्यवसाय के विभिन्न विकल्प हैं, आधुनिक तकनीक है, और औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण के माध्यम से नगरीकरण आता है। तो इस प्रकार से नगरीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, पश्चिमीकरण के बारे में पढ़ेंगे, आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ेंगे, वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे, और एक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है हमारे कोर्स में, वह है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण क्या होता है? यह एक थोड़ी सी अलग अवधारणा है, इसलिए मैं इसे आपको अंत में समझा रही हूँ। हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि यह बहुत ही गहन और एक ऐसी अवधारणा है जो कि अन्य समाजों में नहीं पाई जाती। संस्कृतिकरण का तात्पर्य है संस्कृति का अनुकरण करना, और मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास ने इस अवधारणा को स्पष्ट किया। इन्होंने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया। श्रीनिवास ने अपने रिसर्च के दौरान पाया कि एक विशेष जाति के लोग, एक निम्न विशेष जाति के लोग, कुछ उच्च जातियों के विचारों का, व्यवहारों का, रीति रिवाजों का, खान पान का, वेशभूषा का अनुकरण करते हैं, और कुछ समय तक अनुकरण करते रहने के बाद वे उस सोपान में, उस जाति संस्तरण व्यवस्था में अपना स्थान, अपनी स्थिति कुछ उच्च कर पाने के प्रयास में सफल हो जाते हैं। कुछ समय तक विरोध होता है, विरोध समाप्त होने के बाद फिर से वे अपनी स्थिति को स्थायी कर लेते हैं, और इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा जा सकता है।
संस्कृतिकरण में उन्होंने प्रभु जाति का उल्लेख किया, जो डोमिनेंट कास्ट होती है। संस्कृतिकरण उन्हीं जातियों के लिए होता है जो उस समाज में प्रभु जाति होती हैं, जो उस समाज की प्रमुख जातियां होती हैं, जिनको समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वे आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक दृष्टि से अन्य जातियों के मुकाबले में उच्च स्थिति में होती हैं, उच्च परिस्थिति में होती हैं, तो उनका अनुकरण किया जाता है और अनुकरण करने वाली जातियां निम्न जातियां होती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। उन्होंने प्रत्येक काल में, प्रत्येक समाज में कई प्रभु जातियों के उदाहरण देकर के यह कंसेप्ट दिया, अपनी अवधारणा दी और उसको उन्होंने स्पष्ट किया, कई आधार देकर विशेषताएं समझाते हुए और कई समाजों को उन्होंने तुलना करते हुए इसके बारे में स्पष्ट किया। तो इस तरह से आपके इसके परिचय मैंने आपको दिया आपके इस पेपर का, और हम अब धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को स्पष्ट करेंगे और मैं आपको समझाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।